सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, मामला ये है कि इस वक्त अगर बात की जाए हुकूमत और अपोजिशन की, तो आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा अहम है। दोबारा से इलेक्शन और इलेक्शन के अंदर मुकाबला, लेकिन उससे पहले 4 दिन में बड़ी सुबकी रही है पीडीएम के लिए, अपोजिशन के लिए, कि अपोजिशन जो इकट्ठी थी हुकूमत के खिलाफ, शायद वो एक एक करते बिखरती हुई नज़र आ रही है। 2 बड़ी जमातें, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर यकजान 2 कालिब नज़र आ रही थी, वो अब पार्लियामान के अंदर और बाहर अलग अलग हैं। लेकिन आज डस्का इलेक्शन का फैसला जो सुप्रीम कोर्ट से आया कि पूरे हल्के में इलेक्शन किया जाएगा, क्या दोबारा से इस पीडीएम को या अपोजिशन को इकट्ठा करने में मददगार साबित हो सकता है, या फिर 10 अप्रैल को होने वाला इलेक्शन ही अगला तयन करेगा मुस्लिम लीग नून की सियासत के चलन को, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत उसके लिए इससे बड़ा चैलेंज अब सामने आ रहा है कि दोबारा से क्या वो वाकई जिस जीत का वो दावा कर रहे हैं वो जीत डस्का के इलेक्शन में हासिल कर पाएंगे या नहीं। आज इस सूरत हाल पर भी बात होगी, लेकिन साथ ही साथ इस महंगाई को कंट्रोल करने में अभी तक नाकामी हुकूमत की सामने आ रही है। वजह के अगले आने वाले दिनों में रमज़ान पैकेजेस का ऐलान होगा, यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडी दे दी गई, लेकिन जो असल मसला है उसकी जानिब क्या हुकूमत की वो तवज्जो और उससे हासिल होने वाले नताइज सामने हैं या नहीं। आज के प्रोग्राम में इन मौज़ूआत पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अहमद जवाद साहब। उनसे शुरुआत करते हैं, फिर हम मुस्लिम लीग नून से भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ भी इस तमाम तर सूरत हाल पर वो भी जानेंगे। इस्माइल राहू साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, सूबाई वज़ीर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। राहू साहब, आपको भी बहुत शुक्रिया। अहमद जवाद साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। सर, ये NA-75 डस्का के दोबारा इंतखाबात का मामला सामने आ गया है, तो ये लग रहा था कि शायद 19-20 पोलिंग स्टेशन, 23 पोलिंग स्टेशन के हवाले से हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल उस बात की तायद की जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया कि पूरे हल्के में जो धांधली है वो हुई है, मुनज़्ज़म धांधली का लफ्ज़ नहीं था, वो हुई है, जिसके नतीजे में दोबारा से इलेक्शन करवाया जाए। तो अब आपकी जमात को खौफ है कि दोबारा से इलेक्शन में तो आपके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। देखिए मुद्दसर, एक तो हमारे मुल्क में अब एक ऐसे सियासी कल्चर की ज़रूरत है कि जहाँ पे अदालत का फैसला चाहे आपकी फेवर में आए या आपके अगेंस्ट आए, उस अदालत के फैसले को रिस्पेक्ट करना चाहिए। और ना सिर्फ ये कि उसको रिस्पेक्ट करें, बल्कि आपकी जो स्ट्रेटजी है उसको भी उस फैसले की रोशनी में आपको देखना होगा। अब आपका जो दूसरा सवाल ये है कि अब जब पूरे हल्के में इलेक्शन होगा तो क्या पीटीआई को किसी किस्म का खौफ है? हरगिज नहीं। पहली बात तो ये है कि जब आप मुकाबले में जाते हैं, मुकाबले में आपकी हार भी हो सकती है, आपकी जीत भी हो सकती है। आप कभी मुकाबले में हार के खौफ से दाखिल नहीं होते। आप मुकाबले में हमेशा जीत की तैयारी और उम्मीद के साथ जाते हैं। इसलिए पीटीआई इस ज़मीनी इलेक्शन के अंदर जीत के जज्बे से, जीत की उम्मीद के साथ, उसके साथ जो मेहनत चाहिए उसके साथ जाएगी, और जो भी रिजल्ट होगा अवाम का फैसला उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। और हम समझते हैं कि यही जमहूरी रवायात होनी चाहिए। ये सियासी कल्चर पाकिस्तान में अब बेहतर होने की ज़रूरत है। सही, बिल्कुल ठीक है अहमद जवाद साहब, आपका ये आ गया मामला। इससे हम आगे बढ़ते हैं, और वो है अब पीडीएम के मामलात हुकूमत कैसे डील करेगी, लेकिन पीडीएम खुद किस तरह से डील कर रही है। इस्माइल राहू साहब सूबाई वज़ीर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। राहू साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, अब इजलास भी होना है आपकी अपनी जमात का, लेकिन मामला ये है कि पीडीएम जो बड़ी इकट्ठी नज़र आ रही थी, अचानक वो अपने अपने शायद रस्तों पर मंजिल की जानिब जा रही है, अपने अपने रस्तों पर अलग अलग नज़र आ रही है। तो इस्तीफ़ों के मामला तो खैर पसे पुश चले गए, क्या अभी भी पीडीएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इकट्ठे हैं? और जो लॉन्ग मार्च की तैयारियां नून लीग कह रही कि वो जारी, उस लॉन्ग मार्च के हवाले से आप लोग भी कोई हिस्सा उसमें डाल रहे हैं या बस सिर्फ बातचीत ही है? मुदस्सर साहब, जैसे आपको पता है कि पीडीएम एक जमायत नहीं है, एक इत्तेहाद है जी। और इस इत्तेहाद जिन नुकात पे बना है वो नुकात भी कोई ज्यादा नहीं है, फकत एक ही नुक्ता है, उसका एक ही एजेंडा है, एक ही पॉइंट है जिसपे तमाम पार्टियां
मुतफिक हुई हैं और जिन पे इत्तफाक राय है, और वो इत्तफाक राय अभी भी अपनी जगह पे कायम है। उस नुक्ते पे, उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे पीडीएम बनी है, उसमें अभी कोई किसी भी पार्टी के मौक़िफ़ में, व्यू पॉइंट में, स्टैंड में कोई फर्क नहीं आया। जो था हुकूमत का खात्मा, ये सिलेक्टेड की हुकूमत का खात्मा, ये हुकूमत जो आवाम पे थोपी गई है, इस मुल्क पे थोपी गई है, उससे निजात हासिल करना। और वो इस वक्त भी तमाम पीडीएम की जो कंपोनेंट पार्टीज हैं, उनका आज भी वही मौक़िफ़ है, उसी पे कायम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त भी पीडीएम का हिस्सा है और इमरान खान की हुकूमत का खात्मा उसका तरजीह है। और उसमें अब बाकी जहां तक आपकी बात है कि हमने पहले भी कहा है कि इस वक्त जो सूरत-हाल बनी है जाके, वो यकीनन उसमें कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जो न होने की वजह से यकीनन बात इसको हम इस्माइल राव साहब, हम इसमें मजीद हैं कि अब ये निजात हासिल करना है, अपोजिशन लीडर भी बन गए हैं, उधर कमेटियों में भी आप शामिल हो रहे हैं। यहाँ हमें ब्रेक लेना है, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। कोरोना की तीसरी लहर बेकाबू हो गई है, अवाम इस वक्त लापरवाह हैं और हुकूमत परेशान नजर आ रही है। जून 2020 के बाद अब पहली बार इस हफ्ते में 5000 से ज़ायद मुस्बत केसेस सामने आ गए हैं और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भी 83 अमवात होगी। उससे पहले अगर हम बात करें तो 100 अमवात हुई, तो यानी कि 48 घंटों में 250 से ज़ायद अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं इस मूसी मरज़ से मुतालिक। हम बात भी करेंगे। डॉक्टर फ़रत अब्बास MS सर्विसेज हॉस्पिटल कराची हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है पंजाब, KP और AJK में, वो तो बहुत खौफनाक है और वहाँ पर जो रेशो है वो भी बहुत ज़्यादा मुस्बत केसेस की है। अगर हम बात करें कराची से मुतालिक और या पूरे सिंध से मुतालिक, यहाँ इस वक्त क्या चीज़ें कंट्रोल हैं और कब तक ये कंट्रोल रह सकती हैं सर? ये रेशो जो है पूरे पाकिस्तान में ही इसका फिगर इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। और ये सिर्फ देखो, आपके मीडिया ने भी बहुत अच्छी कैंपेन चलाई हुई है। हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने, NCCO ने और गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी इसके खिलाफ बहुत परफेक्ट मुहिम चलाई हुई है। और पब्लिक को चाहिए, देखो कोई भी जंग या कोई भी चीज उस वक्त, चाहे कोई भी सिचुएशन उस वक्त तक काबू नहीं आ सकती है जब तक अवाम का भरपूर इसमें किरदार अदा नहीं करेंगे। तो देखो हर तरफ से अब हमारे यहाँ से वैक्सीनेशन सेंटर का भी आवाज हो चुका है। मैं MSO सर्विसेज हॉस्पिटल का और सिविल सर्जन कराची हूँ और मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर भी चला चुका हूँ। 22,000 डोजेज हमारे पास लग चुकी हैं और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, इसमें तमाम लीडिंग फिजिशियन, तमाम पॉलिटिशियन, असेंबली में भी मेरा सेंटर है, आर्ट्स काउंसिल में भी चल रहा है, PMA हाउस में भी चल रहा है और कोई किसी किस्म का अभी तक कोई मेजर रिएक्शन भी कोई रिपोर्ट नहीं हुआ है। तो आवाम से हमारी अपील है कि SOP पे खुदा के लिए SOP पे फॉलो करें, अपने नहीं अपने घर वालों के लिए, लोगों के लिए एक नई तरह की मुसीबत ना कंट्रोल करें। सिंध में अभी भी कैपेसिटी है, हमारे हॉस्पिटल सारे के सारे में मतलब विद वेंटिलेटर सब खाली पड़े हुए हैं। सिंध में वो पोजीशन नहीं है जो KP पे है, जो पंजाब में। इवन के मैं आपको ये बड़ी बात बता दूं, पंजाब से लोग हमारे पास आ रहे हैं सिंध में, बाकायदा एम्बुलेंसेज करवा के हमारे हॉस्पिटल में वो दाखिल हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे मेरा मतलब ये तो जगह नहीं है या सर्विसेज की कोई बात होगी, ये गार्ड हाउस बेटर है। लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने मेरा मतलब है और NCOC ने हमें हर तरह से बैक हैंड दिया हुआ है, उन्हें हम फ्री हैंड दिए हुए और हम काम कर रहे हैं। इस वक्त आपके यहाँ देखो ना, जो एक वेंटिलेटर पे प्राइवेट हॉस्पिटल वाले 2 लाख रुपए लेते हैं, हम फ्री उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ICU और IDO में, दोनों में। और वैक्सीनेशन सेंटर भी अच्छा, वैक्सीनेशन के हवाले से डॉक्टर साहब आप जिस तरह फरमा रहे हैं, वैक्सीनेशन में आप कह रहे हैं रिएक्शन भी उस तरह से नहीं है, लेकिन वैक्सीनेशन जो करवा रहे हैं उनको कुछ लोगों को हो रहा है, तो क्या वैक्सीनेशन के बाद भी एहतियात उसी तरह से, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग वो रखना भी जरूरी है? वरना लोग ये है कि वैक्सीनेशन होगी तो लापरवाही होगी। नहीं, सबसे आपको पहले ये बताऊं ना, देखो जब वैक्सीनेशन होती है, फर्स्ट डोज होती है, सेकंड डोज साइनोफार्म है जो हमारे पास अवेलेबल है, इसकी एफिकेसी रेट 80% है, ठीक है। फर्स्ट डोज के 21 दिन के बाद सेकंड डोज लगती है, अब वो दैट इज कॉल्ड बूस्टर डोज। उसके बाद इसकी एंटीबॉडी तब इम्यून सिस्टम बॉडी में प्रोड्यूस हो सकता है। तो मेरा मतलब है कि आवाम को
ये SOP तो फॉलो करनी ही करनी है। अगर वैक्सीनेशन का जिस तरह साइनोफार्म है हमारे पास है, ये अगर आबादी को हम लोग वैक्सीनेशन के थ्रू कंट्रोल कर गए सक्सेसफुली, ठीक है, तो बाकी बच जाता है 20% में ये बीमारी है कोविड-19 ये इफेक्ट करिए 50 से 55 साल से अबव लोगों को। अगर रेशो निकालेंगे ना, इसका जो 99% जो रेशो निकलता है इन्हीं लोगों पे ये बीमारी असर कर रही है। अच्छा। बाकी जो नीचे के लोग हैं अगर वो परसेंटेज निकालेंगे 1 और 2% में भी नहीं आते हैं। तो बाकी उस आबादी के रेशो से देखो, अगर हमने वैक्सीनेशन तमाम लोगों ने कर ली, SOP को फॉलो कर लिया, बाकी तो हमारे पास सिर्फ 5% है और उसको देखो ना पाकिस्तान में उसको कंट्रोल करना कितना किसी। इसलिए अवाम से बार बार अपील है, मीडिया भी बड़ी अच्छी मुहिम चला रहा है, गवर्नमेंट भी हमने तमाम एफर्ट ले रही है, फेडरल गवर्नमेंट भी और अपना सिंध गवर्नमेंट भी, तमाम गवर्नमेंट अब अच्छा इकदाम कर रही हैं, लेकिन ये फॉलो तो अवाम ने करनी है ना। बहुत अहम बात की डॉक्टर साहब कि अवाम ने असल में तो फॉलो करना है SOPs को, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, और जो पहले पिछले साल जो तर्ज अमल था वही तरीकाकार अगर अपनाया गया तो हम चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ये जो तीसरी लहर के हवाले से कहा जा रहा है जी बहुत ज़्यादा स्वेर हो रही है, जिन इलाकों में है वहाँ पर वो कह रहे हैं कि ज़्यादा सख्त अटैक है, तो इस बारे में क्या है कि ये वाकई पहले से ज़्यादा म्यूटेट होके तो ये असरअंदाज हो रहा है वायरस? सर ये देखो ना, ये सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोविड-19 जिसका नाम दिया गया, ये स्टेन वही है, ये अपनी थोड़ी बहुत फॉर्म बदल रहा है, हर कंट्री में, इंग्लैंड में इसने बदली है, ये ब्राजील में बदली है, लेकिन है फॉर्म इसी की। लेकिन देखिए एक आज आपको मैं इतनी चीज बताता हूँ, ये देखो नवंबर में ये आया था, पहला केस आया था चाइना में, ठीक है, जो रिपोर्ट था 17 नवंबर को, उन्होंने पेंडेमिक इसको करार दिया था 31 दिसंबर में जी, ये कोविड-19 का नाम पड़ा 2019 में। आप मुझे ये बताएं कि चाइना में क्यों नहीं बढ़ी है? अभी भी 5000 केसेस 7000 से अबव नहीं है, ठीक है, मोर्टेलिटी रेट। बाकी उसके साथ ताइवान का उधर नहीं हुई है, न्यूजीलैंड में नहीं हुई है। जिन जिन कंट्री ने SOP स्ट्रिक्टली फॉलो किए हैं वहां पे ये क्यों नहीं आती है? वरना ये बाद मुल्कों में क्यों, अमेरिका में, यूरोप में लाखों लोग मरे हैं। SOP तो फॉलो करें ना। सही, बिल्कुल। SOP तो हर बंदे ने खुद फॉलो करनी है, हम तो इंस्ट्रक्शन ही दे सकते हैं। इवन कि हम आपको फ्री इलाज दे रहे हैं, हम आपको जो 2 लाख रुपए पर डे नाइट का खर्चा है वो फ्री में गवर्नमेंट दे रही है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की डॉक्टर साहब के जो है फ्री में इलाज दिया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, लेकिन ख्याल रखना तो अब लोगों का काम है, और इलाज तक और वेंटिलेटर्स तक खुदा न खास्ता कोई ना जाए, यही हुकूमत भी चाह रही है। चीज एक और ऐड करूंगा मैं आपको, देखो वी आर नॉट डेवलप मिशन, हमारे पास जितने वसाइल हैं, फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स जिसमें डॉक्टर, पैरामेडिक स्टाफ, नर्सेज दुनिया से इस लड़ाई में पीछे नहीं रहे हैं। अगर उनकी मोर्टेलिटी रेट भी दिखाएंगे तो वो भी अवाम, पाकिस्तानी अवाम के बराबर ही रही है। हमने 1.5 साल से, मेरा मतलब है, हम अपने बच्चों को भी बहुत ही कम टाइम दे पाए हैं, लेकिन हमने भी, हमारे फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर ने भी अवाम को ये साबित करके दिखाया कि हम किसी से पीछे नहीं हैं, हम आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं। मेरे वैक्सीनेशन सेंटर में सुबह से लेके बिल्कुल सही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इस फ्रंट लाइन जो है वो वर्कर्स के तौर पर हेल्थ केयर डिपार्टमेंट आगे आया और उसने अपना करके भी दिखाया है। लेकिन आवाम से गुजारिश बार बार करते हैं कि अपना ख्याल रखिए, अपने आप को महदूद रखिए, महदूद रखेंगे तो आप महफूज रहेंगे। हम बात करेंगे अब पाकिस्तान मैच के हवाले से। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, हमारे साथ मौजूद थे। और आज पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान पहला वनडे खेला जा रहा है और इस मैच पे तबसरे के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट, और मैं तो उनको क्रिकेट के एनसाइक्लोपीडिया कहता हूँ, मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। बेग साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त का। आज पाकिस्तान ने जब शुरुआत की तो लग रहा था कि शायद 170-75 पे पूरी टीम आउट साउथ अफ्रीका की होगी, लेकिन उसके बाद वो खड़े भी हुए और उन्होंने अच्छा स्कोर भी कर लिया, करीब 250 स्कोर जो अभी तक जो मैं देख रहा हूँ कि वो हो चुका है। ये आप समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए एक आसान मैच होगा आज का साउथ अफ्रीका की पिच पर? जी बेग साहब। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब बात करते हैं, लेकिन आपको ये बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो मैच खेला जा रहा है उस मैच के हवाले से आज पाकिस्तान ने इब्तिदा में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आगाज़ किया। फ़हीम अशरफ ने पहले इब्तिदा में आउट किए, लेकिन उसके बाद फिर हम ये देख रहे थे कि साउथ अफ्रीका की टीम वो मजबूती के साथ खड़ी भी होगी अपने होम ग्राउंड पर, और स्कोर भी इस वक्त करीब 250 स्कोर भी कर लिया गया है। और साथ ही साथ इस वक्त शादाब खान
जो 4 खिलाड़ियों को आउट करने में भी कामयाब हुए हैं। और अब जो मैच है वो पाकिस्तान की गिरफ्त के लिए कितना मजबूत है, क्योंकि कल बाबर आजम कह रहे थे कि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप वो मजबूत है और बॉलिंग के जरिए ही ये मैच जीतेंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट, बढ़ के क्रिकेट के इंसाइक्लोपीडिया। इकबाल बेग साहब, ये आज का मैच पहले तो लग रहा था पाकिस्तान 170-75 पे आउट कर लेगा, उसके बाद अब स्कोर तो काफ़ी कर गया साउथ अफ्रीका। आपको इस वक्त पाकिस्तान कहाँ नजर आ रहा है, 50-50 में या अभी भी पाकिस्तान की ग्रिप मजबूत है मैच पर? देखिए मुदस्सिर, जब आज 54 रन पर 4 विकेटें गिर गई थी साउथ अफ्रीका की, तो ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीकन टीम जल्द ऑल आउट हो जाएगी। लेकिन फिर उसके बाद जो 115 रन की पार्टनरशिप हुई, पहले 55 पे 4 आउट हो गए थे, फिर उसके बाद जो 116 रन की पार्टनरशिप हुई वेन डूसन और डेविड मिलर के दरमियान, वो साउथ अफ्रीकन टीम को मैच में वापस ले आई। और इस वक्त जो सूरत हाल है कि साउथ अफ्रीका की टीम 261 रन बनाने में कामयाब हुई, आखिरी ओवर चल रहा है। तो पाकिस्तान के लिए मुदस्सिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉलिंग बैटिंग के मुकाबले में ज्यादा बैट्समैन जो है उनमें तजुर्बा नहीं है, सिवाय बाबर आजम के। वल्नरेबल बैटिंग लाइनअप है, फखर जमान और इमाम करेंगे, 1 डाउन पे बाबर आजम, फिर चौथे पे रिजवान, 5वें पे आज दानिश अजीज जिन्होंने अपना डेब्यू किया वो खेलने। तो हमारी बैटिंग में इतनी डेप्थ नजर नहीं आती। अब चल गए तो चल गए, बजाय जनूबी अफ्रीका इस मैच में वापस आ गया। सब इकबाल बेग साहब, यही बाबर आजम ने कहा कि हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ है, बॉलिंग से हम मैच जीतेंगे, लेकिन फिर 116 रन की एक पार्टनरशिप और उसके बाद भी फास्ट ट्रैक पर उनकी बैटिंग जारी रही। तो कहां आप समझते हैं कि बॉलिंग लैक की है आज? देखिए हमारे बॉलर जो थे वो थोड़ा सा कंप्लेंसी का शिकार हो गए, क्योंकि उन्होंने जब देखा कि साउथ अफ्रीका की 4 विकेटें गिर गई 55 रन पर, थोड़ा रिलैक्स हो गए। और वहां से जो वेन डूसन ने कम बैक किया, हालांकि आपने क्रीम आउट कर ली थी, उनके ओपनर जो थे एड्रियन मार्करम उनको आउट किया, फिर उसके बाद उनके जो साबिक कप्तान है क्विंटन डिकॉक वो आउट हो गए, नए कप्तान बाबूमा आउट हो गए, और फिर उसके बाद हेनरिक लॉर्सन आउट हो गए। उसके बाद जिस तरीके से कम बैक किया है साउथ अफ्रीका ने, मुदस्सिर आप देखें ना कि 4 विकेटें 15 ओवर में अगर कोई टीम हासिल कर ले और फिर उसके जवाब में दूसरी टीम जो है वो 260 से ज्यादा रन स्कोर कर जाए, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉलिंग जो थी वो रिलैक्स हो गई, और जिसका पूरा एडवांटेज लिया साउथ अफ्रीका ने। वेन डूसन ने आज वनडे इंटरनेशनल मैचेस में अपनी पहली सेंचुरी स्कोर की है। अच्छा, तो आप समझते हैं कि बाबर आजम जो बॉलिंग जहां चेंज करना जरूरी था, जब विकेट्स नहीं हो रहे थे, वो बेहतर कप्तानी वहां नजर आ रही थी बेग साहब आपको? देखिए मुदस्सिर, बाबर आजम अभी ना तजुर्बाकार कप्तान है, उनके हाथ पांव फूल गए। जब 116 रन की पार्टनरशिप हुई 6ठी विकेट के लिए, तो एक कप्तान हमेशा कूल काम होता है, तो बाबर आजम के हाथ पांव फूल गए। बॉलिंग में चेंजेस, शादाब खान को ये बोल रहे थे कि शादाब खान वाइस कैप्टन है, उनको लेकर आए, लेकिन शादाब खान ने आज 8 ओवर में 45 रन दिए और कोई विकेट नहीं ली, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है वो फुल्ली फिट नहीं है। और बाबर आजम ने बॉलर्स को जो चेंजेस की वो भी इतनी अच्छी नहीं थी, अभी उनको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, और वर्ल्ड कप 2023 तक पाकिस्तान के लिए लम्हे फिक्रिया है। बहुत शुक्रिया। मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब देख रहे हैं इनकी बैटिंग लाइन इस स्कोर को चेज कर पाती है नहीं, बहरहाल एक बड़ा स्कोर करने में कामयाब हो गई है लड़खड़ाने के बाद साउथ अफ्रीका की टीम। तो पाकिस्तान के लिए नेक तमन्नाएं हैं, किस तरह से पाकिस्तान ये मैच जीता है। मुदस्सिर इकबाल को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।